बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लेक्चर सीरीज में ये हमारा आज 11th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। आज हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को कंपेयर करेंगे अपने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम्स के तहत, और हम ये देखेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्यूरेसी ऑफ यूनिट कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में किस तरीके से पॉसिबल हो सकती है। और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम का और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम का हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर और प्रोडक्ट मार्जिन्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है और उसका इंपैक्ट डिसीजन मेकिंग के ऊपर किस तरीके से हो सकता है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के ऊपर मेरे तमाम लेक्चर्स की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप उनको रिवाइज करने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी आने वाली जो एक्टिविटी है मिस ना कर पाएं। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं जिसके ऊपर जो है वो हम लोग फॉर्मली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो आए हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती क्या है और ये किस तरीके से हमें डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती है। How we can say that this is a valuable tool which aid our decision making. Activity based costing is basically a cost system. Activity based costing एक कॉस्ट सिस्टम है जो कि हमें कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बेसिकली कॉस्ट सिस्टम क्या होता है? कॉस्ट सिस्टम इज a system which accumulates the cost and calculate per unit cost. Of product. हम एक कॉस्टिंग सिस्टम में एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं और फिर हम लोग पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले दो कॉस्टिंग सिस्टम पढ़े थे, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। ये हमारे पास दो कॉस्टिंग सिस्टम हैं और ये बेसिकली क्या है, हमारे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है। ये जो सिस्टम है जिसको हम लोग आगे चल के ये देखेंगे कि ये जो दोनों सिस्टम थे जिनको हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है कहते हैं, ये किस तरीके से हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम से मुख्तलिफ होते हैं। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज बेसिकली द कैलकुलेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट एंड एक्टिविटीज आर यूज्ड टू एक्यूमुलेशन द कॉस्ट। हम लोग कॉस्ट को एक्यूमुलेट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं वो उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसके मुताबिक उसकी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं और पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। जब हमारे पास एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसमें जो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं वो वॉल्यूम बेस्ड नहीं होती, when activity is not a volume based. वॉल्यूम बेस्ड का मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्शन के बढ़ने से कॉस्ट जो है वो इफेक्ट नहीं हो रही होती, और बहुत सारी कॉस्ट जो होती हैं वो जब नॉन वॉल्यूम बेस्ड मैयर्स पे बेस कर रही होती हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम्स होते हैं जिनमें हम लोग जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं, वो हमें जो है वो बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं और उससे हमारी जो कॉस्ट की कैलकुलेशंस होती हैं वो हमें जो है वो सपोर्ट नहीं करती हैं। तो उस लिहाज से चूंकि हम लोग ये कहते हैं कि हर एक कॉस्ट का जो है वो एक ड्राइवर होता है, एक एक्टिविटी होती है जो कि कॉस्ट के साथ अलाइन होती है।
अब अगर एक्टिविटी जो है वो वॉल्यूम बेस्ड हो, वॉल्यूम बेस्ड मीन नंबर ऑफ यूनिट्स हो, नंबर ऑफ आवर्स हो, मशीन आवर्स हो, तो तब तो हम ये समझते हैं कि कॉस्ट उन पे बेस कर रही है। लेकिन अगर कॉस्ट ऐसी हो जो कि वॉल्यूम बेस्ड मैयर पे डिपेंड ना कर रही हो, जैसे हम लोग ये कहते हैं नंबर ऑफ डिजाइन्स हैं, नंबर ऑफ डिजाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो नॉन वॉल्यूम बेस्ड होते हैं। और जब नॉन वॉल्यूम बेस्ड मैयर्स आते हैं और उसकी बेस के ऊपर जब कॉस्ट हमारी एक्यूमुलेट हो रही होती है, तो उस सूरत में हमारे पास जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए फिर हमें एक नया सिस्टम चाहिए होता है जो कि एक्टिविटी बेस्ड के ऊपर कॉस्ट की एक्यूमुलेशन कर सके और फिर कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सके। सो ABC is used in such scenarios where a company has non-volume based cost measures. हमारे पास जो कॉस्ट हूं या जो कॉस्ट की जो कैटेगरीज हूं वो वॉल्यूम पे बेस ना कर रही हूं बल्कि नॉन वॉल्यूम बेस्ड मेजर्स पे डिपेंड कर रही हूं, तो उस सूरत में हम फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की टेक्निक को यूज करते हैं। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज डिजाइंड टू प्रोवाइड मैनेजर्स विद कॉस्ट इंफॉर्मेशन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो मैनेजर्स को कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके वो स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजंस करते हैं, ताकि वो जो उनकी जो पोटेंशियली जो कैपेसिटी के ऊपर इफेक्ट करती हैं चीजें, जो वो डिसीजंस दैट पोटेंशियली इफेक्ट कैपेसिटी, जो कि भाई वो कितनी प्रोडक्शन करेंगे कितनी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, मीन उनकी कैपेसिटी कितनी होगी और उस कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगी, ये तमाम डिसीजंस करने के लिए ऑफ कोर्स उनको कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन होती है वो बाज़ औक़ात जो है वो नॉन वॉल्यूम बेस्ड मेजर्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है वो उनकी कैपेसिटी की आइडेंटिफिकेशन और उनकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट जो है उनकी जो कैटेगराइजेशन है और उनका यूज है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। इस चीज को समझने के लिए फिर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज डिजाइंड टू प्रोवाइड मैनेजर्स विद कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रेटेजिक एंड अदर डिसीजंस दैट पोटेंशियली इफेक्ट कैपेसिटी, जो उनकी पोटेंशियल कैपेसिटी को इफेक्ट कर सकते हैं and therefore affect fixed as well as variable costs। और फिर उसी लिहाज से जो चूंकि उनकी कैपेसिटी की बेसिस के ऊपर उनकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड कर रही होती हैं, तो उसी लिहाज से वो फिर उनकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी उनका इम्पैक्ट आता है। और इसी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की बेसिस के ऊपर उनके जो डिफरेंट डिसीजंस होते हैं जो कि वो ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसकी बेसिस के ऊपर मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने डे टू डे डिसीजंस कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड एज अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग इन आवर डे टू डे बिजनेस। So activity based costing is a good supplement to our traditional cost system। हमने ये कहा कि अभी जो हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम है जिसको हम लोग ये कहते हैं कि जो वॉल्यूम बेस्ड मेजर्स के ऊपर जब कॉस्ट बेस कर रही होती हैं और उनको कैलकुलेट करने के लिए जब हमारे पास कुछ नॉन वॉल्यूम बेस्ड मेजर्स के ऊपर कॉस्ट डिपेंड करती है, तो तब हमें मुश्किल आ जाती है कि हम कॉस्ट की वेरिएशंस को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए फिर हमें जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड इज अ गुड सप्लीमेंट फॉर आवर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, कि हमारे कॉस्ट जो ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम है उसमें एक अच्छा इजाफा जो है वो हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझ सकते हैं। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग कॉस्ट को अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज एक्यूमुलेट करते हैं और उनकी पर एक्टिविटी कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं और उसके नतीजे में हम लोग पर यूनिट कॉस्ट की एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमारा जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो हमारे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से 3 तरह से जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। There are 3 basic differences between our activity based costing system and our traditional cost system. As we know that we have 2 types of costs. Number 1 is manufacturing cost.
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज यूज्ड इन फैक्ट्री, जिसको हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं. सो द कॉस्ट विच इज कंज्यूम्ड विद इन द फैक्ट्री इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. जैसे हमने कहा डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, वेदर इट इज वेरिएबल वेदर इट इज फिक्स्ड. तो इनको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं. एंड कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि आउट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट होती हैं, या तो वो प्रोडक्शन से पहले हो सकती हैं या फिर प्रोडक्शन के बाद हो सकती हैं. बिफोर प्रोडक्शन भी कॉस्ट हो सकती हैं, जैसे डिजाइनिंग कॉस्ट है. और कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो पोस्ट प्रोडक्शन होती हैं, जैसे हम लोग सेलिंग कॉस्ट कहते हैं. तो ये वाली जो कॉस्ट है, ये दोनों तरह की कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती. ये प्री प्रोडक्शन है, ये पोस्ट प्रोडक्शन है. तो जो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं उनको भी हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के तहत पर यूनिट कॉस्ट में शामिल नहीं करते. और इसी तरीके से जो पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं विच आर यूज्ड फॉर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, उनको भी हम लोग जो है वो पर यूनिट कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं करते एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम. तो हम ये कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है उसके मुताबिक अगर हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट मीन पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें ट्रेडिशनल सिस्टम ये कहता है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शामिल होनी चाहिए, ना प्री मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ना पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए. लेकिन जब हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि तमाम तरह की कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन सकती हैं, पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बन सकती हैं, वेदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वेदर दे आर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम ये कहता है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट विल बी बेस्ड ऑन दीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. But non-manufacturing cost will not be the part of our per unit cost. But ABC cost system says that we will use manufacturing as well as non-manufacturing costs for calculation of per unit cost. जैसे हमने ये कहा कि जैसे एक प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कॉस्ट होती है, तो डिजाइनिंग कॉस्ट अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम के तहत बात करेंगे तो वो पर यूनिट कॉस्ट में शामिल नहीं होगी. लेकिन अगर हम लोग एबीसी के तहत बात करेंगे तो हमारी डिजाइनिंग कॉस्ट भी वो भी पर यूनिट कॉस्ट के अंदर शामिल होगी और उसको हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट में शामिल करेंगे. और इसी तरीके से पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसमें हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट कह सकते हैं कि हम लोग एक यूनिट की सप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेस के ऊपर जो है वो एक ऑर्डरिंग कॉस्ट लगाते हैं, या स्टोरेज कॉस्ट है. तो ये तमाम के तमाम कॉस्ट जो होती हैं वो पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं, जिनको हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं. अगर हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम के तहत देखें तो ये वाली जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, बट इन एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम दे विल बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड वी विल यूज देम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट. तो इससे हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर हो जाती है. इससे हम लोग अपनी पर यूनिट कॉस्ट की जो कैलकुलेशन है वो हम ठीक कर सकते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर जब हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करके एक्यूरेट कर लेते हैं, पर यूनिट एक्यूरेट कॉस्ट आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी प्राइस फिर एक्यूरेट हो जाती है. जब हम पर यूनिट कॉस्ट को एक्यूरेट कर लेते हैं तो फिर हमारी पर यूनिट प्राइस भी जो है वो, चूंकि प्राइस जो है वो कॉस्ट बेस्ड होती है, जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी उतनी ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, जितनी कम कॉस्ट होगी उतनी कम चार्ज कर सकते हैं. तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि अगर कॉस्ट एक्यूरेट हो जाएगी तो हमारी पर यूनिट प्राइस की कैलकुलेशन भी जो है वो एक्यूरेट हो जाएगी, और हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है कि जो हम हर प्रोडक्ट के ऊपर हासिल करना चाह रहे होते हैं तो वो भी हमारा जो है वो एक्यूरेट हो जाता है. अब हम ये देखते हैं व्हाट इज द सेकंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन एबीसी एंड आवर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम. हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम ये कहता है कि जब हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे या हम पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी द पार्ट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट.
जब हम पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम लोग तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शामिल करेंगे, वेदर दे आर डायरेक्ट मटेरियल, वेदर दे आर डायरेक्ट लेबर और वेदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो इसमें हम लोग इसका पार्ट बनाएंगे और पर यूनिट कॉस्ट को ही कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जब हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड दे विल बी ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट और एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन आवर इनकम स्टेटमेंट। But ABC cost system says that not all manufacturing costs will be the part of our per unit cost. Sometimes there are certain products which do not use any facility of the factory. अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज जो है या कोई भी एक्टिविटीज जो कि विद इन द फैक्ट्री जो है वो परफॉर्म हो रही होती हैं वो यूज नहीं करती हैं। तो जब वो यूज नहीं करती हैं तो फिर उनकी कॉस्ट भी उनको चार्ज नहीं होनी चाहिए। तो उस लिहाज से हम लोग जो है वो कॉस्ट को ट्रेसेबल बनाने की कोशिश करते हैं और उस ट्रेसेबिलिटी की बेसिस के ऊपर हम सिर्फ वही वाली कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं जो कि वो कंज्यूम कर रही होती है। वो सर्विसेज जो कि वो कंज्यूम कर रही है उन्हीं सर्विसेज की ही कॉस्ट जो है वो हम लोग सिर्फ उसको चार्ज करेंगे और बाकी तमाम की तमाम जो कॉस्ट होंगी वो हम लोग वो उस प्रोडक्ट को तमाम कॉस्ट जो है वो चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो हम लोग उनको चार्ज करेंगे। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ABC जो है वो डिफरेंट हो सकती है हमारे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से। कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ये कहती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वेदर प्रोडक्ट इज यूजिंग फैसिलिटीज और नॉट, हमने तमाम की तमाम कॉस्ट जो है वो पर यूनिट में चार्ज कर देनी है, बस उसके लिए शर्त ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होनी चाहिए। लेकिन जो ABC कॉस्टिंग है वो ये कहती है कि हमें ये जरूरी नहीं है कि तमाम कॉस्ट जो है वो हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करें, हम सिर्फ वही वाली कॉस्ट शामिल करेंगे जिनकी वो फैसिलिटीज एक प्रोडक्ट यूज कर रही है। और अगर वो फैसिलिटीज यूज नहीं कर रही है तो हम लोग उसको वो वाली कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट एज पर ABC कॉस्टिंग बट नॉट ऑल कॉस्ट। हम तमाम फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट को चार्ज नहीं करते अंडर ABC सिस्टम, बट मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट, लेकिन नॉट ऑल, तमाम की तमाम नहीं, लेकिन मोस्टली जरूर चार्ज होती हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि सारी की सारी चार्ज नहीं होंगी। लेकिन हम लोग दूसरी तरफ पे ये कहते हैं कि नॉट अ सिंगल कॉस्ट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग विल बी चार्ज टू द प्रोडक्ट इन ट्रेडिशनल सिस्टम। हम ट्रेडिशनल सिस्टम में ये कहते हैं कि कोई भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट को चार्ज नहीं होगी। लेकिन हम यहां पे कहते हैं कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग में से कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को ट्रेस की जा सकती हैं और उसकी ट्रेसेबिलिटी की बेसिस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट का हिस्सा बन सकती हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ जो कॉस्ट होती हैं जिनको हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैं, जैसे मैंने आपसे बात की अभी डिजाइनिंग कॉस्ट की, तो वो भी हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बना सकते हैं और उसके मुताबिक हम लोग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको समराइज करता हूं इस पॉइंट को, तो हम ये कहते हैं कि तमाम की तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम एंड नो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन ट्रेडिशनल सिस्टम। But as per activity-based costing system, we say that not all manufacturing cost will be the part, but most of the manufacturing cost will be the part of the product. We will include in per unit calculation of the product most of the manufacturing cost. And other than that, we will include some of the non-manufacturing cost as well in calculation of product cost. हम प्रोडक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन को करने के लिए कुछ जो है वो
नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी हम लोग शामिल करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है डिजाइनिंग कॉस्ट की, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है ऑर्डरिंग कॉस्ट की, स्टोरेज कॉस्ट की, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर, पर यूनिट के अंदर शामिल कर सकते हैं। और उससे हम लोग जो है उसकी कॉस्ट को एक्यूरेट बना सकते हैं। और जब कॉस्ट एक्यूरेट होती है तो उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग जो प्रॉफिट मार्जिन होता है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी कैलकुलेशन हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको एक्यूरेट कर सकते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो भी हमारी एक्यूरेट हो सकती है। So in this way we can say that ABC help us in our day-to-day decision making due to accuracy of our product cost। हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट को एक्यूरेट करके और कौन सी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर शामिल होगी और मैक्सिमम कॉस्ट को इंक्लूड करने के बाद हमारी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको एक्यूरेट बना देती है एबीसी, और उसकी बेसिस के ऊपर हम अपनी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को भी जो है वो बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर बेहतर तरीके से डिसीजंस कर सकते हैं। Now the third point of difference between activity based costing and traditional costing is that ABC use more cost pools। ABC जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो एक से ज्यादा कॉस्ट पूल्स यूज करती है। जब हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंडामेंटल के अंदर FOH एलोकेशन का टॉपिक पढ़ा था, तो हमने ये कहा कि एलोकेशन ऑफ FOH इज बेस्ड ऑन सर्टन जो है वो एक्टिविटी। हमने कहा जी एक एक्टिविटी की बेस के ऊपर, जिसको हम लोगों ने कॉस्ट बेस भी कहा, हम किसी कॉस्ट की बेस के ऊपर जो है वो FOH की एलोकेशन करते हैं। जो एक नॉर्मल कॉस्ट सिस्टम होता है, नॉर्मल कॉस्टिंग में हम ये कहते हैं डायरेक्ट मटीरियल्स will be used actual amount, direct labor will be used actual amount, and manufacturing overheads will be allocated। Allocated mean estimated। वो क्यों एस्टिमेट किए जाते हैं, इसके ऊपर जो है वो मेरी बड़ी डिटेल वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं कि व्हाई वी estimate FOH, why we allocate FOH, why we apply FOH to the production in traditional cost system। तो उसके लिए जो है वो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो हमने कहा कि जब MOH या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो होते हैं उनको हम लोग एस्टीमेट की बेसिस के ऊपर एलोकेट करते हैं, तो उसकी एलोकेशन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंकेट रेट यूज कर सकते हैं, एक प्लांट वाइड रेट यूज कर सकते हैं। प्लांट वाइड रेट क्या होता है कि हम पूरी फैक्ट्री के लिए एक ही FOH रेट कैलकुलेट करते हैं और उसी की बेसिस के ऊपर हम तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो FOH की एलोकेशन कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास प्लांट वाइज रेट जो है वो उसकी एक्यूरेसी ना हो और हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जिसमें हम लोग, हमारी फैक्ट्री जो है वो डिपार्टमेंटलाइज स्ट्रक्चर के तहत हो और हर डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी बेस है वो डिफरेंट हो, तो उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग हर एक डिपार्टमेंट का एक डिफरेंट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं और डिपार्टमेंटल रेट्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने FOH की एलोकेशन कर सकते हैं। तो पहला है कि जी हम जो डिफरेंट, हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना हो कि हमारे पास प्लांट वाइड या फैक्ट्री वाइज जो है वो एस्टिमेटेड FOH हो और हम सिर्फ एक ही FOH बेस यूज कर रहे हों, जिसको हम लोग जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स नॉर्मली कहते हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर हम FOH एस्टिमेट करके अप्लाई करें अपने जो डिफरेंट प्रोडक्शन के ऊपर, डिफरेंट जॉब्स के ऊपर या डिफरेंट लॉट्स के ऊपर। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर हो तो हम लोग डिपार्टमेंट वाइज जो है वो एक्टिविटी रेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा जी पहला डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग जो है वो कटिंग डिपार्टमेंट है या मशीनिंग डिपार्टमेंट है। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में हमने कहा चूंकि ज्यादातर काम मशीनों की बेस पे होता है तो इसलिए हम लोगों ने मशीन आवर्स एज अ बेस यूज कर ली और उसकी बेस के ऊपर पर मशीन आवर रेट निकाल लिया।
ऑन डिफरेंट बेसिस जो हम रेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। आप लोग जो है FOH की कैलकुलेशन और अप्लाइड FOH के जो डिफरेंट मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो आप उनकी रिवीजन कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूंगा। अब इस लिहाज से हमने कहा, अब जो दूसरा एक डिपार्टमेंट है असेंबली डिपार्टमेंट, तो हम ये कहते हैं जी असेंबली डिपार्टमेंट में ज्यादातर मजदूर काम करते हैं, तो इसलिए वहां पे जो बेस है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज हो सकती है। अब आप जरा गौर करें कि पहले डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स जो है वो बेस के तौर पे यूज होती है, और दूसरे डिपार्टमेंट में हम लोग ये कहते हैं कि डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है वो एज अ बेस यूज हो सकती है। तो जब इस तरह का डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर होता है, तो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम डिफरेंट FOH रेट्स कैलकुलेट करके FOH की एक्यूरेसी को बेहतर बना सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू एस्टिमेट एंड एलोकेट FOH। तो जितने ज्यादा रेट्स होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी ऑफ FOH होगी। बिकॉज जब भी हम लोगों ने बात की है कॉस्ट की, तो मैं आपके साथ जो है वो बोर्ड शेयर करता हूं, आप जरा गौर करें आपको समझाने के लिए। तो मैं ये कहता हूं कि जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो देयर इज अ कॉस्ट एंड देयर इज अ कॉस्ट बेस ऑन विच इट इज डिपेंड। हम ये कहते हैं कि ऐसी एक्टिविटी ऑन विच कॉस्ट डिपेंड्स, उसको हम कहते हैं जी कॉस्ट एक्टिविटी। हम आगे चल के इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो जिसकी वजह से कॉस्ट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, विच कॉजेज द कॉस्ट टू चेंज, उसको हम कहते हैं कॉस्ट एक्टिविटी। अब हम ये कहते हैं कि कॉस्ट और कॉस्ट एक्टिविटी के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। अब कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि भाई अगर एक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, या एक्टिविटी अगर कम होगी तो कॉस्ट भी क्या हो सकती है, कम हो रही है। तो भाई किसकी वजह से एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, तो उसको हम लोग जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कह रहे हैं। कभी कैसे है, अगर वो बढ़ रही है तो वो भी बढ़ रही है, अगर वो कम हो रही है तो वो भी कम हो रही है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो जब हमने कहा कि हर एक एक्टिविटी के साथ उसकी कॉस्ट अटैच है, तो अगर तो हमारी कॉस्ट जो है वो डिपेंड कर रही है मशीन आवर्स के ऊपर, तो एक्टिविटी हमने कहा मशीन आवर्स है, और उसकी बेस के ऊपर उसकी मशीनिंग कॉस्ट है। अगर हम ये कहते हैं जी कॉस्ट डिपेंड कर रही है लेबर आवर्स के ऊपर, तो हमने कहा एक्टिविटी लेबर आवर्स है, और उसकी जो कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट है। तो इस तरीके से हम लोग जो FOH होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटी मैयर्स के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ सिंगल मैयर यूज करते हैं, तो वो हर एक कॉस्ट तो उस सिंगल मैयर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। जैसे इसी एग्जांपल में देख लें कि अगर वो लेबर आवर्स हैं, तो हो सकता है मशीनिंग कॉस्ट है वो लेबर आवर पे डिपेंड ना कर रही हो। हाँ, जो जो फ्रेंच बेनिफिट्स हैं या जो लेबर रिलेटेड कॉस्ट हैं वो तो लेबर आवर्स पे डिपेंड कर रही होंगी, लेकिन जो मशीनिंग कॉस्ट है वो लेबर आवर पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। तो इसलिए फिर इनका जो रिलेशनशिप है वो वीक हो जाता है। जैसे हम लोगों ने अपने शुरू के लेक्चर में जो है वो एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट को सीखा था, और एक y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की एक जो इक्वेशन ड्रॉ करना सीखी थी, तो उसमें हम लोगों ने एक आर स्क्वायर की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी। वो आर स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली है कॉस्ट और उसकी एक्टिविटी के अंदर एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन कर रही होती है। तो अगर ये आर स्क्वायर की वैल्यू नियर टू 1 होती है, तो वो क्या है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो उनका क्या होता है जी, रिलेशनशिप होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो एक कॉस्ट की जो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंसी है वो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू हाई है, तो हम ये कहते हैं जी कि वो ज्यादा डिपेंडेंट है उस फैक्टर के ऊपर। तो ये जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे जो FOH हैं वो एक ही जो है वो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हों। तो
इस लिहाज से हम ये कहते हैं जी कि फिर एक से ज्यादा कॉस्ट मेजर्स होने चाहिए, एक से ज्यादा जो है वो एक्टिविटी मेजर्स होने चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोग जब हम प्लांट वाइड एक ही एक्टिविटी मेजर को लेके काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो FOH की एक्यूरेसी होती है वो लीस्ट हो जाती है। अगर हम लोग उससे ज्यादा डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर में जाते हैं तो एक्यूरेसी जो है वो कुछ कंपैरेटिवली बेहतर हो जाती है। लेकिन सबसे जो एक्यूरेट कॉस्ट होती है वो होती है जी हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत, जिसमें हम लोग मल्टीपल रेट्स यूज करते हैं। हम मल्टीपल रेट्स यूज करते हैं हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फैक्ट्री में, और हम लोग जो है वो जितनी एक्टिविटीज होती हैं उसके उतने ही रेट्स यूज करते हैं। तो उस ज्यादा रेट्स को यूज करने से हमारी जो एलोकेशन ऑफ FOH होती है वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। जब वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है तो उसकी बेसिस के ऊपर हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट होती है। जब पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट होती है तो उससे हमारी जो प्राइसिंग होती है वो बेहतर हो सकती है। हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है, प्रॉफिटेबिलिटी की, मार्जिन की कैलकुलेशन जो होती है वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाती होती है। और जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है वो बेसिकली हमें एक प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करना पड़ती है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में, और उसकी वजह क्या होती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो दो प्रोडक्ट्स हैं, एक A प्रोडक्ट है और एक B प्रोडक्ट है, और हमने ये कहा जी कि हमारे पास जो टोटल FOH की कॉस्ट है, टोटल FOH कॉस्ट, वो हमने कहा जी कि वो है जी 1 लाख की, और हमारे पास जो टोटल एक्टिविटी है दैट आर लेबर आवर्स, जो हम लोगों ने टोटल लेबर आवर्स लिए हैं वो हैं हमारे पास जी 1000 के लेबर आवर्स हैं। तो हमने कहा जी FOH रेट हमने कैलकुलेट कर लिया, FOH रेट इज इक्वल टू आ गया 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000, तो बराबर आ जाएगी 100 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो हमने कहा जी FOH रेट आ गया हमारे पास 100 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब हमने ये कहा कि अगर A प्रोडक्ट जो है वो A प्रोडक्ट वो यूज करती है हमारे पास, सपोज हम ये कहते हैं जी कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो 800 आवर्स जो है वो यूज करती है। तो हमने कहा जी 800 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 80,000 के FOH किसको चार्ज हो जाएंगे, प्रोडक्ट A को। और प्रोडक्ट B जो है वो यूज करती है सिर्फ जी 200 लेबर आवर्स, तो इसलिए हमने ये कहा कि इसको जो है वो हम कहते हैं जी कि ये 200 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका मतलब है कि 20,000 जो FOH होंगे वो इस प्रोडक्ट को पड़ेंगे। मीन 80,000 इसको चले गए और 20,000 इसको हम लोगों ने एलोकेट कर दिए। इस लिहाज से हमने कहा जी कि इन दोनों की कॉस्ट जो है वो FOH की कॉस्ट प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B को इस तरीके से एलोकेट होगी। लेकिन यहां पे जो हम लोगों ने ये कहा कि वाले जो FOH थे इसमें बहुत ज्यादा जो कॉस्ट है वो मशीनिंग कॉस्ट है, मशीनिंग कॉस्ट है, या जिसको हम लोग कह लें जी कि मशीन्स की डेप्रीसिएशन है। अब ये जो डेप्रीसिएशन है ये तो डिपेंड करेगी मशीन आवर्स पे, मशीन आवर्स पे डिपेंड करेगी। अब इसके लेबर आवर्स तो कम हैं, मीन इसके सिर्फ 200 लेबर आवर हैं, लेकिन इसके मशीन आवर्स जो हैं वो हैं 800 के। इसका मतलब ये हुआ कि इसने मशीनिंग की जो कैपेसिटी थी या मशीनिंग की जो एक्टिविटीज थी वो तो प्रोडक्ट B ने ज्यादा चार्ज की है, इस लिहाज से इसको ज्यादा कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए थी। लेकिन इस प्रोडक्ट ने जो है वो प्रोडक्ट A ने मशीन आवर्स बहुत कम इस्तेमाल किए थे, लेकिन इसको कॉस्ट चूंकि लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर हम चार्ज कर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने 80,000 की कॉस्ट जो थी वो सारी की सारी इसको डाल दी। अब इससे क्या हुआ कि प्रोडक्ट A जो है वो ओवर कॉस्टेड हो गई। अब ये जो ओवर कॉस्ट हुई है और ये अंडर कॉस्ट हो गई। अब ये जो ओवर कॉस्टिंग है ये इसलिए हो रही है कि भाई हमने इसकी जो इसने एक्टिविटी कंज्यूम की हैं उसमें उसका ज्यादा पोर्शन चूंकि हमने लेबर आर की बेसिस के ऊपर डाला है तो इसलिए हम लोगों ने ज्यादा पोर्शन जो है वो कॉस्ट का इसको चार्ज कर दिया, आल्दो जो फैसिलिटीज थी वो बी ने ज्यादा इस्तेमाल की थी। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप 3 क्लास फेलोज जो हैं
वो चले जाते हैं जी एक रेस्टोरेंट में। आप एक रेस्टोरेंट में चले गए और आपने वहां पे जो है वो ऑर्डर किया, ऑर्डर ऑफ मील किया आपने। आप में से एक जो दोस्त था उसने कहा जी कि आई एम फुल, सो आई विल नॉट टेक एनी मील, तो मैं सिर्फ जो है वो टी लूंगा, चाय पीऊंगा। उसने सिर्फ एक चाय पी। बाकी दो लोगों ने जो है वो खाना खाया। तो बिल बन गया जी हमारा 6,000 रुपए का। 6,000 रुपए का बिल बना। अब आपने ये कहा जी कि चूंकि 6,000 रुपए का बिल है तो हम ये कहते हैं कि चूंकि हमने तीनों ने सर्विस तो एक जैसी ली है तो डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो हर एक आदमी को जो है वो 2,000 रुपए चार्ज हो गए। अब ये जो जिसने सिर्फ चाय पी है, क्या उसको 2,000 रुपए की चाय पड़ेगी? अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जस्टिफाइड नहीं है, इसको सिर्फ 2,000 रुपया चाय पीने का पड़ जाए। और जिन लोगों ने खाना खाया उनको जो है वो ज्यादा बिल पड़ना चाहिए था, लेकिन उनको भी 2,000 रुपए का बिल पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने सिर्फ चाय पी वो क्या हो गया, ओवर कॉस्ट हो गया, उसको ज्यादा हमने कॉस्ट चार्ज कर दी। और जिसने खाना खाया उसको जो है वो अंडर कॉस्ट हो गया, उसको हम लोगों ने कम कॉस्ट चार्ज की। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो सेम सिचुएशन प्रोडक्ट के साथ भी हो सकती है। जब प्रोडक्ट्स को हम लोग इसी तरीके से अंडर कॉस्ट और ओवर कॉस्ट करते हैं तो उस लिहाज से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी कॉस्टिंग को बेहतर बनाने के लिए हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे चले जाते हैं। और हम ये कहते हैं कि जिस प्रोडक्ट ने जो सर्विसेज कंज्यूम की हैं सिर्फ उसकी कॉस्ट ही उसको चार्ज की जाए। वो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी उस बिल में से हमने ये देखा कि टी का बिल कितना था, तो इस जो पहला पार्टनर था उसको सिर्फ टी का बिल आना चाहिए, टी के चार्जेस जो है वो उसको मिलने चाहिए। और इन्होंने जो जो खाया था उसकी जो है वो हम एक्टिविटी बेस्ड या फिर उसकी जो कंजम्पशन बेस्ड थी, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सिस था उनका, उसकी बेस के ऊपर हमने उसको जो है वो उनका बिल चार्ज कर दिया। सपोज हमने कहा कि इसकी सिर्फ बिल जो था वो 200 रुपया का था और बाकी जो था वो 5,800 रुपए का बिल वो इन दोनों को पड़ा, इसको सिर्फ 200 रुपए का पड़ा। हाँ, जो सर्विस चार्जेस थे वो दोनों में चूंकि कॉमन थे तो वो कॉमन एक्सपेंसेस जो है वो हम लोग दोनों में डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट बेसिस के ऊपर। लेकिन हमने क्या किया कि जो जो कोई आदमी खा रहा है सिर्फ उसको, जो वो कंज्यूम कर रहा है उसका बिल उसको चार्ज किया जाए। तो हमारा जो ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम है वो ये कहता है जी बराबर बराबर सबको तकसीम कर दिया जाए, ऑन सर्टेन बेसिस ले दिया जाए। तो हमने कहा जी 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 पर्सन हैं, तीनों में डिवाइड कर दो अमेरिकन सिस्टम के तहत। लेकिन दूसरा क्या कहता है, नहीं भाई जो जो कोई खाएगा उसी लिहाज से उसकी जो है वो कॉस्ट उसको चार्ज की जाए। तो ये एक फेयर सिस्टम बन गया। तो एबीसी जो है वो हमारा यही कहता है कि जो कोई भी रिसोर्स कंज्यूम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स कंजम्पशन हम लोग क्या करेंगे, उसको उसके मुताबिक जो है वो कॉस्ट चार्ज करेंगे। तो उस लिहाज से हम लोग जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम हर एक आइटम के लिए रेट डिफरेंट निकालते हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए रेट डिफरेंट निकालते हैं और उसी रेट्स की बेसिस के ऊपर फिर हम एलोकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम लोग प्लांट वाइड एक रेट यूज करेंगे तो एक्यूरेसी सबसे कम होगी पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन की, एफओएच की एलोकेशन की। लेकिन अगर हम लोग डिपार्टमेंटल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रेट डिफरेंट लेके करेंगे तो फिर एक्यूरेसी कुछ बेहतर बन जाएगी एज कंपेयर टू सिंगल रेट। और जब हम लोग मल्टीपल रेट्स यूज करेंगे, 5, 7, 10, 20 एक्टिविटीज हैं तो 20 रेट बनेंगे। तो 20 जिसने जो जो एक्टिविटी जिस लिहाज से कंज्यूम की हुई होगी उस प्रोडक्ट को वही वाली कॉस्ट उतनी चार्ज हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी कॉस्ट की एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी। जब हमारी कॉस्ट की एक्यूरेसी बेहतर होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, जब हमारी व्हेन कॉस्ट एलोकेशन इज इंप्रूव्ड, मीन जब हम लोग एबीसी यूज करते हैं, व्हेन वी यूज एबीसी, एबीसी कॉस्टिंग जब हम यूज करते हैं तो इट रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ
अंडर कॉस्टिंग एंड ओवर कॉस्टिंग। ये हमारी अंडर कॉस्टिंग और ओवर कॉस्टिंग की प्रॉब्लम को क्या करती है, हल कर देती है। एंड दिस इंप्रूव्स पर यूनिट कॉस्ट। इससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, एक्यूरेट हो जाती है। एक्यूरेट द पर यूनिट कॉस्ट। जब पर यूनिट कॉस्ट एक्यूरेट होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो प्राइस डिसीजंस आर एक्यूरेट एंड प्रॉफिट मार्जिन्स ऑन प्रोडक्ट आर एक्यूरेट। इसके नतीजे में हमारी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एक्यूरेट हो जाते हैं। तो अब आप जरा गौर करें कि एबीसी कॉस्टिंग ने क्या किया है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को एक्यूरेट कर दिया है। और ये कैसे किया है कि उसने अपनी हमारी जो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होती है उसको इंप्रूव कर दिया है। अगर मैं इसको इन 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 शॉर्ट बात करूं तो बेसिकली ए बी सी क्या कर रही होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेक कॉमन कॉस्ट द ट्रेसेबल। कॉमन कॉस्ट को ट्रेसेबल बना देती है। जब कॉमन कॉस्ट ट्रेसेबल बन जाती है मीन जिसने जो सर्विसेज इस्तेमाल की हुई होती हैं सिर्फ उसकी चार्ज उसको पड़ेगा, तो उससे क्या होता है कि पर यूनिट कॉस्ट एक्यूरेट हो जाती है। जब पर यूनिट कॉस्ट एक्यूरेट होती है तो उससे हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो एक्यूरेट हो जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एबीसी है वो एक सुपीरियर टूल है एज कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। और ये तीन तरीकों से हमारा जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंशिएट करता है और सुपीरियर होता है इन तीन पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर। तो मैं यहां पे अगर समराइज करूं तो हम लोग जो है वो अगर एक प्लांट वाइड रेट यूज करते हैं एक फैक्ट्री के अंदर एफओएच की एलोकेशन के लिए, तो वो लीस्ट एक्यूरेट होता है। और उससे क्या होती है, हमारी पर यूनिट कॉस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। फिर हम लोग जब डिपार्टमेंट वाइज रेट्स यूज करते हैं तो एक्यूरेसी कंपैरेटिवली बेहतर हो जाती है। और सबसे एक्यूरेट जो होती है कॉस्ट की एलोकेशन वो होती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर, जिसमें हम लोग जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेके एक्टिविटी बेस्ड के ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमारे प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं या कस्टमर मार्जिन जो होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट बन सकते हैं और उसके नतीजे में हमारे जो डिसीजंस होते हैं फ्यूचर के वो ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल्स के जरिए से जब अब करेंगे तो उसमें हम लोग इसी फैक्ट को ट्रेडिशनल और जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसके डिफरेंसेस को मजीद समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम यूजुअली rely on volume measures such as direct labor hours and machine hours। जो ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम्स होते हैं वो नॉर्मली वॉल्यूम मेजर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले पिछले जो है वो स्लाइड में समझाने की कोशिश की है, जिसमें हम लोग कहते हैं जी वो मशीन आवर्स हो सकते हैं एक्टिविटी बेस के ऊपर या लेबर आवर्स हो सकते हैं एक्टिविटी बेस के तौर पे। लेकिन और जो ओवरहेड की एलोकेशन होती है वो बेसिकली क्या करते हैं, इन्हीं वॉल्यूम मेजर्स की बेस के ऊपर हो रही होती है, जिसमें हम लोग अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं मशीन आवर्स ज्यादा होंगे, लेबर आवर्स ज्यादा होंगे, और या नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस के ऊपर हम एफओएच की एलोकेशन करते हैं। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करती है कि हमारी जो कॉस्ट पूल होते हैं वो उसके यूनिक मेजर्स ऑफ एक्टिविटी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। जैसे हमने ये कहा कि उसकी जो मशीनिंग कॉस्ट होगी वो मशीन आवर्स पे बेस कर रही होगी, उसकी जो लेबर रिलेटेड कॉस्ट होंगी वो लेबर आवर्स पे बेस कर रही होंगी, उसके ऊपर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे बेस कर रही होगी, उसके ऊपर जो डिजाइनिंग कॉस्ट होगी वो नंबर ऑफ डिजाइन्स के ऊपर बेस कर रही होगी,
तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट जो कॉस्ट्स हैं वो डिफरेंट मेजर्स पे बेस कर रही होती हैं इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो हम लोग उन एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम लोग उनके मेजर्स या उनके ड्राइवर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पे हमने कहा जी सारी जितनी भी कॉस्ट है, जिसमें ऑर्डरिंग भी शामिल है, जिसमें स्टोरेज भी शामिल है, जिसमें जैसे हम लोगों ने कहा जी स्टोरेज कॉस्ट जो है वो स्टोरेज स्पेस के ऊपर जो है वो आपकी डिपेंड कर रही होती है कि जो प्रोडक्ट ज्यादा स्पेस घेरेगी उसको ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी, या जो ज्यादा टाइम स्टोर में रहेगी उसको ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी। तो इस लिहाज से हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि स्टोरेज कॉस्ट जो है वो मशीन आवर्स पे डिपेंड कर रही है या स्टोरेज कॉस्ट जो है वो लेबर आवर्स पे डिपेंड कर रही है। तो फिर ये इनकी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं कोई भी बनता। तो हम ये कहते हैं कि हर एक कॉस्ट का कोई रिलेशनशिप जो होता है उसके अपने ड्राइवर के साथ या एक्टिविटी बेस के साथ वो डिफरेंट हो सकता है। और अगर हम लोग एक ही ड्राइवर यूज करेंगे तो ये कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट जो है या एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स कॉस्ट जो होती है वो इनएक्यूरेट हो जाती है। उसको एक्यूरेट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उन सब के लिए कॉस्ट ड्राइवर या एक्टिविटी कॉस्ट पूल जो है वो अलहदा होने चाहिए और उनका फिर एक्टिविटी मेजर भी हर एक कॉस्ट पूल का अलहदा होना चाहिए। तो जो कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेबर आवर्स या मशीन आवर्स जो वॉल्यूम बेस्ड मेजर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही यूज करते हैं। लेकिन जो हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है वो हर एक एक्टिविटी को डिफाइन करती है और उसके मुताबिक उसका जो है वो एक्टिविटी मेजर या एक्टिविटी ड्राइवर या कॉस्ट ड्राइवर डिफाइन किया जाता है। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि जब भी हर एक कॉस्ट का इफेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ज्यादा एक्यूरेट होगा तो उसकी एलोकेशन भी ज्यादा एक्यूरेट होगी। अब यहां पे हमने एक बात की कि एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी इज एन इवेंट दैट कॉजेज द कंजम्पशन ऑफ ओवरहेड रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा इवेंट जो कि ओवरहेड रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनिंग इज एन एक्टिविटी बिकॉज इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी, इट कंज्यूम्स मशीन्स, डेप्रिसिएशन, इट कंज्यूम्स एनी अदर मशीनिंग कॉस्ट। हमने कहा जी फिर एक और है जी ऑर्डरिंग। ऑर्डर्स आर एन एक्टिविटी जिसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो सकती है जिसके ऊपर स्टेशनरी लगेगी, ऑर्डरिंग क्लर्क की तनख्वाह हो सकती है। फिर इसके बाद जब हम ये कहते हैं कि जो आप समझ लें डिजाइनिंग है, डिजाइन बनाना इज एन एक्टिविटी जो कि किसी ना किसी एक्टिविटी पे कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज करे, जैसे डिजाइनिंग के जो डिजाइनर है उसकी तनख्वाह है या उसके ऊपर जो भी इक्विपमेंट लग रहा है या उसकी डेप्रिसिएशन है। तो ये तमाम एक्टिविटीज जो है वो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही हैं। तो वो जो रिसोर्सेज कंज्यूम्पशन है एक एक्टिविटी के लिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, एन एक्टिविटी। एन इवेंट कोई सा भी एक इवेंट है जिसके नतीजे में कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है उसको हम लोग एक्टिविटी का नाम देंगे। सो एन इवेंट दैट कंज्यूम्स द ओवरहेड रिसोर्सेज दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। एंड व्हेन देयर इज एन एक्टिविटी so where there is an activity cost pool। अब cost pool क्या है, that is a group of activities। so a cost pool is a cost bucket, a cost box in which cost related to a single activity, जो एक सिंगल एक्टिविटी मेजर के रिलेटेड जो भी कॉस्ट जिसमें हम इकट्ठी कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट पूल कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कॉस्ट सिस्टम क्या करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट करता है और फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट करता है, यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन करता है। ये दो काम करता है कॉस्ट सिस्टम। चूंकि ABCB एक कॉस्ट सिस्टम है तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि पहले हम एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो हम लोग जॉब कॉस्टिंग में हम जॉब वाइज एक्यूमुलेशन करते थे, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम डिपार्टमेंट वाइज एक्यूमुलेशन करते थे, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम एक्टिविटी वाइज एक्यूमुलेशन करेंगे। तो ऐसी कॉस्ट जिनका एक्टिविटी मेजर मीन जो एक किस्म के मेजर पे डिपेंड कर रही होगी, उन तमाम कॉस्ट को हम लोग एक बकेट के अंदर, एक बॉक्स के जरिए से एक ग्रुप में इकट्ठा कर लेंगे। उस ग्रुप को हम कहेंगे एक्टिविटी कॉस्ट पूल।
So activity cost pool is a cost bucket in which costs related to a single activity measures are accumulated. For example, हमने कहा जी के number of orders, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होंगी वो हम लोग एक बकेट में इकट्ठी कर लेंगे, जिसमें सैलरी ऑफ ऑर्डरिंग क्लर्क है, जिसमें ऑर्डरिंग ईमेल्स की कॉस्ट है, जिसमें टेलीफोन की कॉस्ट है, जिसके अंदर जो है वो हम लोग वो तमाम जो ऑर्डर के रिलेटेड कॉस्ट होंगी उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी कॉस्ट पूल। बिकॉज वो तमाम की तमाम जो कॉस्ट हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर। अब इसके अलावा हम लोग मशीनिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने कहा जी मशीन्स की डेप्रिसिएशन है, मशीन डेप्रिसिएशन, फिर मशीन रिपेयर, फिर इसके बाद मशीन ऑपरेटर। अब ये जो तमाम कॉस्ट है ये एक मशीनिंग कॉस्ट है। अब ये जो मशीनिंग कॉस्ट है ये डिपेंड करती है मशीन आवर्स के ऊपर। तो ऐसी कॉस्ट जो मशीन आवर्स पे डिपेंड कर रही है, उन तमाम कॉस्ट को कि हम एक लिस्ट बना लेंगे और उसको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, एक उनका पूल बना लेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी कॉस्ट पूल। ऑल सॉर्ट ऑफ कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू सिंगल एक्टिविटी मेजर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स। उस लिहाज से हम लोग जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कैलकुलेशन की बात करते हैं या ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो हम सबसे पहले एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद उस एक्टिविटी के रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होती हैं उनको एक ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हैं, उनकी जो है वो हम एक्यूमुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट एक्टिविटी मेजर, उसको हम लोग एक्टिविटी कॉस्ट पूल का नाम देते हैं। जो एक्टिविटी मेजर की अभी मैंने बात की, व्हाट इज एन एक्टिविटी मेजर? द टर्म कॉस्ट ड्राइवर इज आल्सो यूज्ड टू रेफर टू एन एक्टिविटी मेजर। एक्टिविटी मेजर को हम कॉस्ट ड्राइवर भी कहते हैं। सो एक्टिविटी मेजर इज द मेजर ऑन विच कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज बेस्ड, जिसकी बेस के ऊपर कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है, उस मेजर को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी मेजर। एन एलोकेशन बेस इन एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में एक जो एलोकेशन बेस होती है, ऑन विच बेसिस द कॉस्ट इज बीइंग एलोकेटेड, जिसकी बेस के ऊपर कॉस्ट एलोकेट की जा रही होती है टू द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को जो हम कॉस्ट बेस पे एलोकेट कर रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्टिविटी मेजर और एक्टिविटी ड्राइवर। इसी एक्टिविटी मेजर को ही हम एक्टिविटी ड्राइवर का भी नाम देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि व्हाट डज एक्टिविटी मेजर मीन, which is also called activity driver, and in activity based costing activity measure or activity driver has a critical role, क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो डिपेंड करेगी इसी एक्टिविटी ड्राइवर और एक्टिविटी मेजर के ऊपर, बिकॉज दीज एक्टिविटी मेजर्स विल बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट पर एक्टिविटी। हर एक्टिविटी की रेट जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यूनिट कॉस्ट रेट, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर एक्टिविटी मेजर की जरूरत पड़ेगी। और हम ये देखेंगे कि हर एक जो एक्टिविटी जो कॉस्ट होती है वो जिस पे बेस कर रही होती है उसको हम लोग उसका एक्टिविटी मेजर कहते हैं। सो एलोकेशन बेस्ड इन एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम ऑन विच कॉस्ट इज बीइंग डिपेंडिंग, जिसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है उसको हम लोग उसका एक्टिविटी मेजर कहते हैं या एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। This means that on that factor cost is depending upon, उस फैक्टर के ऊपर कॉस्ट जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो there are two common types of activity drivers. एक्टिविटी ड्राइवर्स की दो मेन टाइप्स हो सकती हैं। नंबर वन इज ट्रांजैक्शन ड्राइवर एंड नंबर टू इज ड्यूरेशन ड्राइवर। अगर तो एक्टिविटी मेजर जो है जिसको हम लोग कॉस्ट ड्राइवर भी कह रहे हैं, which drives the cost, on which cost is being based, जिसके ऊपर कॉस्ट बेस कर रही है, which is basically causing the cost increase or decrease, जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है,
उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट ड्राइवर दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजैक्शन ड्राइवर होता है और एक ड्यूरेशन ड्राइवर होता है। ट्रांजैक्शन ड्राइवर इज सिंपली काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्टिविटी अकर्स। जब एक एक्टिविटी की नंबर में हम लोग कैलकुलेशन कर सकें तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन ड्राइवर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये एक ट्रांजैक्शन ड्राइवर है। नंबर ऑफ यूनिट्स, ये एक ट्रांजैक्शन ड्राइवर है। नंबर ऑफ डिजाइन्स, ये ट्रांजैक्शन ड्राइवर हैं। मीन ऐसे एक्टिविटी ड्राइवर्स जो काउंट किए जा सकते हैं, जिनकी जो कैलकुलेशन है इन काउंट हो, नंबर हो 1 2 3 4। एंड द सेकंड वन इज ड्यूरेशन ड्राइवर, a measure of the amount of time needed for an activity। अगर हम एक टाइम नीडेड फॉर एक्टिविटी में उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम ड्यूरेशन ड्राइवर्स कहेंगे। जैसे मशीन आवर्स, ये एक ड्यूरेशन ड्राइवर है। जैसे लेबर आवर्स, ये एक ड्यूरेशन ड्राइवर है। तो इस तरह के जो टाइम में कैलकुलेशन किए जा सके, ड्यूरेशन में कैलकुलेट किए जा सके, उनको हम लोग कहते हैं ड्यूरेशन ड्राइवर। और जो काउंट किए जा सकते हैं नंबर के अंदर, उनको हम लोग जो है वो ट्रांजैक्शन ड्राइवर कहते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकता है, नंबर ऑफ डिजाइन्स हो सकता है। और इसी तरीके से ड्यूरेशन ड्राइवर्स में मशीन आवर्स हो सकता है, लेबर आवर्स हो सकता है। सम सॉर्ट ऑफ दीज ड्राइवर्स आर ड्यूरेशन ड्राइवर्स। होप सो आप लोग जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को एक अच्छे तरीके से जो है वो तमाम चीजें अंडरस्टैंड कर गए होंगे। हम इससे फर्दर जो भी होगी डिस्कशन अपनी क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और बाकी जो चीजें जो है वो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दूसरे के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को टाइमली हर आने वाली एक्टिविटीज का पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।